नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 8 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आप सभी को महिला दिवस के शुभकामनाएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि महिला दिवस की शुभकामना हम मनाते हैं, लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि कल के डेट में हम जाके भूल जाते हैं। आज आप बहुत के मोबाइल में स्टेटस देखोगे, बहुत के मोबाइल में देखोगे कि वो पोस्ट करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, लेकिन कल के डेट में वही व्यक्ति एक महिला के प्रति और एक अपने समझ सकते हैं बगल में जो भी जा रही है उनके ऊपर की गलत कमेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है ना आपको कमेंट मैसेज करने की ज़रूरत है किसी को, ना अपने आपको एक चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि सम्मान, ठीक है। देखिए, जितना आपको जीने का हक है ना, जीवन का हक है या फिर कहीं फ्रीडम होके घूमने का हक है, उतना भी उस महिला का भी हक है, ठीक है। आप यदि मान लो कि वो महिला कहीं बाहर घूमती है, आप उनके ऊपर यदि गलत कमेंट करते हो और कहीं वो उनके ऊपर आप एक गलत नज़रिए से देखते हो, तो देखो कि उनको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार खत्म होता है ना आपके जैसे ही व्यक्ति के कारण। आपके जैसे मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, तो आप अच्छे होंगे। हमारे समाज में जो व्यक्ति है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लड़कियाँ जो होती है ना वो घर से अपनी आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों पता है? उनकी फैमिली को उनका इनसिक्योरिटी रहता है कि हम अपने बच्चे को आगे भेजेंगे तो उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। बहुत सारे फैमिली अपने बच्चे को दिल्ली नहीं आने देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनसिक्योरिटी है। यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें। तो ये देखो, अपने आप से अब आप कमेंट करिए, ठीक है, कमिटमेंट करिए कि हम सामने को एक क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, ठीक है, कि आप भी आगे निकल सकते हो। आप उनको सहयोग दो, हेल्प करो कि आगे आप किस तरह से जा सकते हो। यदि आप लड़के हैं तो देखिए, आप ना जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना आगे बढ़ने के लिए, तब तक दुनिया आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपके सामने ना एक बैरिकेड है, ठीक है, इस बैरिकेड को आपको तोड़ के निकलना पड़ेगा, राइट। ये जो तोड़ दिया ना वही आगे जाके सफल होता है। जो इस बैरिकेड के अंदर फंस के रह जाता है ना, वो कभी नहीं आगे जा पाता। इस बैरिकेड को इतना जल्दी नहीं तोड़ा जाता। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको फाइट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, समाज के साथ लड़ना पड़ेगा, लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। तब जाके आप लोगों के साथ मारपीट करने वाली नहीं, लोगों के साथ एक विश्वास, अपने पास एक विश्वास रखो कि आई कैन डू इट, मतलब आप कर सकते हो। हर एक चीज़ें, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि महिला नहीं कर सकती, लड़कियां नहीं कर सकती। आप यूपीएससी का एस्पिरेंट जितना अच्छा पढ़ने में लड़कियां होती है उतना अच्छा लड़के नहीं होते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। लड़कियां के अंदर एक डेडिकेशन होती है कि हमें 2 साल का कमिटमेंट मिला है, इस 2 साल में हमें कंप्लीट करना है। तो ये मैसेज के साथ आप आगे बढ़े। चलिए अब आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल ये तो आर्टिकल यूपी के चुनाव से संबंधित है। उस पर अब एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो गया, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो हमारे लिए कोई काम का नहीं, ठीक है। अब की बार यूपीएससी की सरकार ये सोच के रखे, ठीक है, अब की बार दूसरे की सरकार से मतलब हमें ही होना चाहिए। ये जो है यूक्रेन जो है ना, रूस और यूक्रेन के आसपास में सीधे बात करने की बात की जा रही है। मोदी जी ना यूक्रेन पुतिन साहब से बात किया, उन्होंने बोला कि आप सीधा सीधा यूक्रेन के साथ बात करें, ठीक है, कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, इससे संबंधित। इसको कोई ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ है कि कच्चा तेल के दामों से बढ़ने से क्या हुआ है कि अभी जब वॉर की चल रही थी ना, तो सप्लाई चेन ब्रेक हुआ है। सप्लाई चेन ब्रेक होने की वजह से कच्चा तेलों की दाम बढ़ रही है। जब कच्चे तेलों की दाम बढ़ी है ना, तो उससे क्या हुआ है, रुपया जो लुढ़क गया और शेयर बाजार में भी हमारी स्थिति सही नहीं है, शेयर बाजार की भी रेटिंग कम हो गई, ठीक है। अब जो बिगनर होंगे और थोड़ा सा जो अब यदि इकोनॉमिक्स नहीं कवर किए होंगे, तो आपको दिमाग में एक चीज़ आएगा कि ये शेयर बाजार होता क्या है। चलिए आज हम डिटेल में आपकी पूरी डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए, शेयर बाजार या वित्त बाजार बोल सकते हो, ठीक है। वित्त बाजार जो होता है वो खरीदारों और विक्रेताओं को लेन देन के लिए, ठीक है, विक्रेता के बीच में धनों का लेन देन का एक माध्यम होता है। मैं एक चीज़ के माध्यम से आपको फॉर एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वो एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है। आज छोड़िए, आप कंपनी ए मत मानिए, मान लीजिए कि बुद्धा एस अकेडमी है, ठीक है, बुद्धा एस अकेडमी है। हमने हमने चाहा 5 साल के बाद हम चाहेंगे कि हम अपने एकेडमी को बड़े लेवल पे चले, मतलब कि मुखर्जी नगर में हमारा एक बड़ा कोचिंग सेंटर होना चाहिए, बच्चे ऑफलाइन आके पढ़े, क्योंकि हम अभी ऑनलाइन ही सारा चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन आके पढ़े बहुत सारे बच्चे। तो हमारे पास क्या चाहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे पास पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल, पूंजी चाहिए। तो ये पूंजी कहाँ से मिलेगा? ये पूंजी 2 माध्यम से मिलेगा। एक माध्यम होता है ऋण, और दूसरा माध्यम क्या होता है, या तो आप शेयर बेच दो, शेयर बेच के। अब ये शेयर क्या होता है, मान लें कि अभी ये कंपनी का मालिक हम हैं,
100% मालिकाना हक हमारा है। लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला कि अपनी कंपनी का कुछ अंश हम बेच देंगे, अंश मतलब कुछ भाग, ठीक है। हमने क्या किया कि 10% हम बोलेंगे कि हम इसको बेच के हम 1,000 रुपये जुटाना चाहते हैं, ठीक है। तो 10% हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी का शेयर बेचेंगे। तो ये कंपनी का शेयर हम कहाँ पे बेचेंगे, शेयर बाज़ार में। तो शेयर जो हम बेचेंगे ना, इसके लिए भारत में शेयर बाज़ार बना के रखा गया, पूरी दुनिया में रखे चीज़ें होती है, तो इसके लिए होता है शेयर बाज़ार, ठीक है। जिसे वित्त बैंक पूंजी बाजार भी कहते हैं इसके बारे में। तो आपने समझ गया होगा शेयर बाजार क्या होता है। देखो, पूंजी लाने के लिए दो व्यवस्था होना चाहिए, एक तो आप ऋण के माध्यम से ला सकते हैं, या दूसरा आप कहाँ से ला सकते हैं, अपने शेयर बेच के ला सकते हैं। शेयर बेचने के लिए भारत में जो है वो शेयर मार्केट है, ओके। और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, तो हम सेबी के बारे में नीचे पढ़ेंगे। तो समझ गए, पूंजी बाजार है, ठीक है। पूंजी बाजार क्या होता है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए आपको धन की उपलब्धता करवाती है ये, ठीक है। जिससे अखिल भारतीय संस्थान, निवेश स्थान, बैंक और शेयर बाजार में शामिल होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें शेयर बाजार के अंदर ही शामिल होते हैं। इसे प्रतिभूति बाजार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वित्तीय बाजार में वहाँ वह अंग है जो शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सारे चीज़ों को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, और अब इसके द्वारा आप चीज़ों प्रतिभूतियाँ बाजार में खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो इसको सारे को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। जैसे आरबीआई क्या है, सभी बैंकों को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, मतलब सभी बैंकों के ऊपर निगरानी रखेगी, नियंत्रण करेगी। उसी तरह से सेबी क्या है, एक नियंत्रण करने का है। तो सेबी जो है वो क्या है, एक सिक्योरिटी मार्केट है, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब कि सिक्योरिटी बाजार है, उसके ऊपर करते हैं। वो कानून के दायरे को मानते हैं, कानून के दायरे। उसके बाद है, इस सेबी का पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड, यानी सेबी, ठीक है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 में हुआ। यह 12 अप्रैल 1992 मतलब 92 में इसकी स्थापना हुई। इसकी जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। और बहुत सारे जो ब्रांच है ये इनका दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी, चेन्नई, अहमदाबाद, इन क्षेत्र में कार्यकारी स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय है, ऑफिस है, ठीक है। ये सेबी इन्हीं के लिए कारोबार करती है। मतलब अभी इनके बदलन की व्यवस्था, दोनों जो सिक्योरिटी बाजार होती है ना, जो ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेड के लेन देन में कुछ हेरा फेरी ना हो जाए, कुछ गैर कानूनी काम ना हो, तो इन सारे चीज़ों को ये रेगुलेट करती है सेबी, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। आपने समझ गए शेयर बाजार के बारे में। शेयर बाजार ये होता है, ये सेबी होती है। शेयर बाजार में क्या होता है, प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, बॉन्ड बेच सकते हैं, और कोई कंपनी अपनी शेयर। प्रतिभूति समझिए, प्रतिभूति क्या होता है, प्रतिभूतियाँ। देखिए, प्रतिभूति वो होता है कि मान लीजिए कि बॉन्ड जो है ये कंपनी सरकार है, सरकार क्या बोलती है कि ये 500 का प्रतिभूति है आरबीआई से, आप इसको बेचिए, ठीक है। आरबीआई जाती है और आरबीआई इस प्रतिभूति को बेचती है। तो इसके बदले क्या होता है, सरकार के पास पैसा आ जाता है और लोगों को कुछ मुनाफा होता है यदि वो खरीदते हैं तो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। इस पेज के अंदर है कि मोदी जी का कहना है कि जन औषधि केंद्र के तहत जनता को हमने बहुत सारे पैसा बचा दिया, ठीक है। 13,000 करोड़ रुपये बचाया गया, जिससे हम क्या है, मतलब आयुष्मान भारत योजना में गरीबों को साथ साथ और हमने पैसा भी बचाने का काम किया। अब हम जन औषधि योजना देखते हैं क्या है। कंटेस्ट तो आपने समझ गए, अब हम औषधि योजना के बारे में देखते हैं। जन औषधि केंद्र, देखिए जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो एक जगह ना जन औषधि केंद्र होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि सरकार का ये कहना है कि देखो गरीब जो है ना, वो एक बार यदि बीमार हो जाते हैं ना, तो आपको 1 लाख 2 लाख रुपया लग जाता है। यदि आपके फैमिली में एक यदि बीमार हो गए तो आप कर्ज के अंदर डूब जाते हो। तो ये जो केंद्र जो है जन औषधि केंद्र, ये दवा सस्ती दवा बताते हैं, ठीक है। जेनेरिक दवा, गुणवत्तापूर्ण दवा होना चाहिए। और यह दवा क्या होता है, एक सस्ता दवा होता है, ठीक है। सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवा होती है जो ये केंद्र पे उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। ये केंद्र पे उपलब्ध होता है, इसे हम क्या होता है, जन औषधि होती है, ठीक है। ये एक्चुअली अभी जो है सभी 734 ज़िले में है, ठीक है, हॉस्पिटल में भी है। तो आप भी यदि कभी दवा लें तो कोशिश करें कि जन औषधि केंद्र यदि आपके घर के आसपास है, आपके मोहल्ले में है, तो वहाँ से जाके दवा लें। दवा में कोई अंतर नहीं होता, ये नहीं कि क्वालिटी ख़राब मिलेगा, एक्सपायरी डेट वाला दवा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें जो क्या होता है ना, सब्सिडी, आपको जो टैक्स जोड़ा जाता है ना, उसको सरकार के द्वारा टैक्स को लेस करके सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है। इसलिए उसका जो रेट होता है वो कम हो जाता है।
ओके। इस योजना के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है वो 2018 में ही चालू हो गया था। किसके द्वारा किया गया था? रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया था। फार्मेसी जो विभाग है इसके अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। इस योजना को 2015-16 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया था, ठीक है। इसे क्रियान्वयन जो एजेंसी है वो ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, ठीक है, PSU ऑफ इंडिया इसको क्या करती है? इसको रेगुलेट करती है, मतलब ये रेगुलेटिंग एजेंसी है क्रियान्वयन के लिए। जन औषधि सुगम ऐप भी बनाया गया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके इलाका में कहाँ पे है। तो ये ऐप डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास में कहाँ पे जन औषधि केंद्र है, ठीक है। इसमें सस्ती दवा और गुणवत्तापूर्ण दवा पर प्रोवाइड करवाया जाता है और यह जो है ना 50% से कम रखा जाता है। जो 3 ब्रांड है उसकी दाम को 50% से कम रखा जाता है। तो ये जो है ना बाज़ारों के मूल्य के उस हिसाब से 90% तक इसका कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि 100 रुपये का दवा है, आपको 10 रुपये मिल रहा है, आप यहाँ से लीजिए। दवा की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, आपके पैसा भी सेव होगा। तो आप अपने भी लिए और दूसरे को भी सजेस्ट करिए कि आप यहाँ से दवा लीजिए, दवा की क्वालिटी सही होती है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल आपने समझ लिया। एक फ्रेंड ने हमें वो क्या था कि उन्होंने बोला था कि सर आप न्यूज़पेपर से रूबरू देते हैं। देखिए जहाँ पे ज़रूरत होती है ना हम वहाँ पे ऐड करने का कोशिश करते हैं। इसमें देखिए न्यूज़पेपर में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन एडिटोरियल जो होता है ना उसमें हमें न्यूज़पेपर में जो चीज़ें दिया रहता है, राइटर का नॉलेज, हमें उस कॉन्सेप्ट को जानना होता है, ठीक है। तो हमें एडिटोरियल जो आज भी हम डिस्कस करें उसमें हमें रूबरू हुई चीज़ें को देखना होता है थोड़ी सी एंगल के साथ। उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऊर्जा से संबंधित है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि नौकरी नहीं स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाएगी सरकार। देखिए हमारे यहाँ पे अभी क्या है कि रोजगार जो है ना वो सबसे बड़ी समस्या बन के आई है, ठीक है, बेरोजगारी। इस रोजगार को प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला जाता है कि आप रोजगार लेने वाले मत बनो, आप रोजगार देने वाले बनो। मतलब स्वरोजगार, आप खुद से एक कंपनी खोलो, रोजगार खोलो, जिससे कि क्या हो कि आप दूसरे को रोजगार दे पाए, ठीक है। तो सरकार के द्वारा ये चीज़ें कहा जाता है। चलिए हम इससे संबंधित कुछ योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ठीक है, ये चलाई जा रही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई है। इसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के द्वारा भी कहा जाता है, ठीक है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की योजना भी है। इसे 2018 में 8 में चालू किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार से, ठीक है, रोजगार योजना से। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिला कर किया गया है, ठीक है। ये दोनों को क्या किया गया है, मिला दिया गया है और इसको मिला के ये योजना को चालू की गई। इसमें जो है ना केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम जो मंत्रालय है इनके द्वारा होती है। उसके बाद एक खादी और उद्योग ग्राम आयोग के द्वारा ये चीज़ें मिलके होती है, राइट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि भारत में क्या है कि लोग क्या करते हैं, गाँवों से शहर की ओर पलायन करते हैं। तो यदि उनको यहाँ पे ही चालू किया जाए तो लोग को पलायन को रोका जाएगा, युवाओं का, ठीक है। और युवाओं को एक जो बेरोजगारी है उनको अपनी कला को सीख के स्थानीय स्तर पे रोजगार उपलब्ध करवाने की बात की जा रही है, ठीक है, जिससे कि रोजगार उत्पन्न होगा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में। और उस पर पात्रता क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। इनको नई स्थापना मतलब नई इकाई की स्थापना के लिए दिया जाएगा। आप नया स्थापना कर दे, आपकी पुराना है उसको नहीं दिया जाएगा इस योजना के तहत, आप जो नया है उसके लिए दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख और सेवा क्षेत्रों के लिए 5 लाख रुपया ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपकी शैक्षिक योग्यता कितना होना चाहिए? कम से कम आप 8वीं पास होना चाहिए। ये तो आजकल हर कोई रहते हैं, ठीक है, तो इतनी योग्यता रहनी चाहिए, राइट। ये स्वयं सहायता समूह से मिलके काम करती है, चैरिटी से मिलके काम करती है, जो कि क्या होता है कि इनको योगदान ज़्यादा पहुंचाते हैं। सहायता सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है इस योजना के तहत? इस योजना के तहत जो सब्सिडी दिया जाता है, सहायता दिया जाता है, वो चीज़ें ग्रामीण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपने 100 रुपये का बनाया, ठीक है, तो आपको इस पर 25% दे दिया जाएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि है तो सब्सिडी, तो आपको 25 रुपया दे दिया जाएगा, तो आपके कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75 रुपये। वहीं यदि आप शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में यदि 100 रुपये का है तो 15 रुपये आपको क्या दिया जाएगा? 15 रुपये आपको सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए है, ओके। उसी तरह से कुछ जो SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला और भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है, पहाड़ी क्षेत्रों से है, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों से, तो उनको कितना दिया जाता है? लागत का 35% और शहरी क्षेत्रों में क्या है कि 25%,
ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है फ्लैट दोनों में, राइट। तो ये योजना से संबंधित है, हमने देखा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है एक जो नॉन फ्लाइंग जोन लगाने की बात की जा रही थी। देखिए इसमें क्या हुआ है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के द्वारा नाटो कंट्री को बताया गया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि आप क्या करो, नॉन फ्लाई जोन बनाइए। ये नॉन फ्लाई जोन होता क्या है, मान लीजिए इस क्षेत्र को यदि नॉन फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा तो यहाँ पे कोई भी वायुयान यदि आता है, ठीक है, तो इसको मार गिराया जा सकता है। एक तो यहाँ पे आना प्रतिबंध रहेगा, यदि कोई भी आता है तो इसको मार गिराया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कुछ विशेष विमानों को, ठीक है, वहाँ पे आने से रोकने की अनुमति नहीं होती, आने की अनुमति नहीं होती, जिससे कि युद्ध जो चलता है, ठीक है, उसको क्या होगा कि कंट्रोल किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विमान नहीं होएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो देश है नाटो है, ये इसी को यूक्रेन जो है नाटो से यही किया है कि आप इसको लगाइए, ठीक है, नॉन फ्लाइंग जोन। अब बात होती है कि इस जो जोन है ये पहले भी लगाया गया है क्या? जी पहले भी लगाया गया है, ठीक है। 1993 में और 1995 के दौरान लगाया गया था। नाटो देशों ने इसमें लीबिया में भी इसको लगाया था 2011 में, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको लगाने के बाद युद्ध या फिर विवाद में जो है ना, दोनों देशों में अधिक सैन्य जो कर्मी है वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे लगा दिया तो सैन्य कर्मी नहीं आ पाए, दूसरा कोई नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगाया जाता है, बनाया जाता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये चीज़ें है, देखिए यूक्रेन और रूस के बीच में जो चल रही है विवाद, उसमें मध्यस्थता के लिए कौन करना चाहता है? चीन करना चाहता है मध्यस्थता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था, ओके। नेक्स्ट अब ये चीज़ें हैं कि देखिए गोरिल्ला युद्ध जो है ना वो बहुत पुराने ज़माने में। अब हम मुझे बताइएगा कि भारत में पहली बार गोरिल्ला युद्ध कौन लेकर आया था? ये आपके लिए क्वेश्चन हुआ, आप मुझे आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है। तो गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से क्या है कि यूक्रेन की सेना है ना, ये इसी युद्ध को फॉलो कर रही है, इसी प्रणाली को, इस प्रणाली से ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मान्यता दे रही है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर ही नेक्स्ट हमारा आर्टिकल एडिटोरियल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये राइटर जो है भरत झुनझुनवाला, ठीक है, इनका कहना है कि ऊर्जा संकट से बचने का उपाय, मतलब जो ऊर्जा संकट है उससे बचने का उपाय करना चाहिए। कंटेस्ट देखते हैं क्या है कंटेस्ट। कंटेस्ट आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बीच में क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कच्चा तेलों की जो दाम है वो बढ़ते जा रही है। पहले जो कच्चे तेल का दाम था वो $28 था, ठीक है, बैरल था, लेकिन अब इसको बढ़ के कितना हो गया है? $90 हो गया है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ समय ऐसे ही यदि युद्ध चलता गया, लंबा घिंचा, तो ये क्या हो जाएगा? ये $150 तक पहुंचने की संभावना है। यदि $150 यदि कच्चा तेल बढ़ेगा तो इसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र पे भी पड़ेगा। दाल की दाम बढ़ेगी, सब्जी की दाम बढ़ेगी, दूसरी चीज़ों के भी दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये राइटर बताते हैं कि इससे जो हमारा नुकसान होगा, दो प्रकार के नुकसान हो सकता है। पहला कि कच्चा तेल के आयात को अधिक करके हमको क्या करना पड़ेगा? डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश से खपत होगा, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कम होगा। पहला चीज़ें हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि इससे हमें क्या होगा कि औने पौने दामों पे चीज़ें को खरीदना होगा। दूसरा ये है कि इससे आम आदमी की महंगाई पे भी प्रभाव पड़ेगी। आम आदमी की महंगाई पे देखिए, अब मान लीजिए किसी भी सामान को ढोने में, यहाँ से ले जाने में, यहाँ तक पहले किराया लगता था $100 था, ठीक है, लेकिन अब ये एक सब्जी है, ठीक है, ये $100 लगता था, अब इसको ले जाने में $200 लगेगा। तो इसकी दाम पे ही तो इसको ट्रांसपोर्ट रेट को ऐड किया जाएगा। जब इसके दाम पे ही ट्रांसपोर्ट रेट को ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका दाम क्या हो जाएगा? कीमत, ठीक है, कीमत बढ़ जाएगी, प्राइस जो है प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। उसके बाद राइटर के द्वारा बताया जाता है कि ये हमारी समस्या है, ठीक है, इससे दो चुनौतियाँ आ सकते हैं। अब राइटर इसमें कुछ सुझाव देते हैं, ठीक है, आपको क्या उपाय करना चाहिए। इनका कहना है पहला तो उपाय है कि आपकी जो घरेलू स्रोत है, ठीक है, विकास का, इसमें आयातित जो ईंधन है उस पर निर्भरता ज़्यादा है, ठीक है। सरकार के द्वारा हम जो आयातित है जैसे कच्चा तेल ये सब है, हम दूसरे देशों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमें इस दिशा में सरकार को क्या करना चाहिए? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में हमें सफलता मिल रही है। आप भारत सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा तो किया जा रहा है, सौर ऊर्जा को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये सौर ऊर्जा का आकलन है कि 2050 तक
2050 तक भी 12% तक ही करीब सौर ऊर्जा का हिस्सेदारी हो सकता है। तो देखिए यदि 50 तक भी 12% ही होगा, अभी भी तो हमारे पास 88% कहाँ से आएगा, ये बात होती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, दूसरे विकल्प की ओर सोचना चाहिए। अब दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प है, पहला विकल्प आपने देखा सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा की तो उतना क्षमता हमारे पास है नहीं। 2050 तक भी हम 12% ले पाएंगे, सिर्फ 12% करके तो हमारा काम चलने वाला नहीं। चलिए दूसरे उपाय की ओर देखते हैं। चलिए पानी वाली बिजली की बात करते हैं। सिर्फ पानी से जो बिजली बनाया जाता है उसके लिए, तो पानी से जो हम बिजली बनाएंगे उसके लिए क्या होगा, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि डैम बनाया जाएगा, ठीक है। पानी से बिजली बनाने की क्या करते हैं, जब नहर पानी बहती है नदियों से तो हम क्या बताते हैं, बीच में डैम बना देते हैं, रोक देते हैं पानी को। डैम बना के क्या करते हैं, फिर पानी को गिराते हैं। अब मान लीजिए कल के डेट में यदि ये जो एक तो पर्यावरण के लिए नुकसान होगा, इधर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा चीज़ है, यदि डैम टूट जाता है तो इससे भी क्षति होती है, राइट। तो ये चीज़ें होगी, ओके। इससे क्या होगी कि नागरिकों के जो जीवन स्तर है उससे ऊर्जा की जो खपत है वो तो बढ़ेगा, लेकिन उनकी जो सुविधा है उनका उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा पर्यावरण की क्षति से, ठीक है। तो हमने दूसरा उपाय भी देख लिया। चलिए तीसरा उपाय देखते हैं। तीसरा उपाय जो हमारा है एथेनॉल है, ठीक है। तीसरा उपाय हमारा एथेनॉल है। एथेनॉल कहाँ से बनता है, गन्ने से बनता है। अब बताइए एथेनॉल की गन्ने की खेती से होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, गन्ना का खेती करना पड़ेगा। गन्ना उगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। गन्ना जब उगाएंगे तो दूसरे जो सब्जी है, दूसरे जो चीज़ें हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। और गन्ना उगाने से क्या होता है ना, मिट्टी को जो उपजाऊ है वो कम होता है, मिट्टी की उपजाऊ कम होता है। उसके बाद जो इसमें पानी की खपत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की उपजाऊ जो है वो कम हो जाता है, तो इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ज़्यादा भैया ये भी सही सार्थक नहीं है, राइट। चलिए अब इससे हम चलते हैं तीसरे की ओर। चौथा, हमने 3 देख लिया, चौथा देखते हैं। चौथा उपाय क्या है, थोरियल आधारित परमाणु की ऊर्जा से हमें बनाना चाहिए। थोरियल आधारित परमाणु ऊर्जा से, ठीक है, यूरेनियम से हम का उपयोग से हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास तकनीक नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी पिछले 20 सालों में इसमें कुछ हमें प्रगति ज़्यादा देखने के लिए मिला नहीं। वहीं आप देखिए चाइना में, चीन में इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति हुआ है, ठीक है। चीन की सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, तो उनकी जो प्रौद्योगिकी है संरक्षण बहुत आगे से है। तो यदि सरकार के द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है, तो आगे 15 साल तक आने में इसको अब तक जो स्रोत है उसको हमारी जो जितनी है पूर्ति का असंभव हो जाएगा। इसमें भी पूरी तरह से ये एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ या एक ही चीज़ से आप लोगे 100%, क्योंकि हमारे पास ना मांग बहुत है, ऊर्जा की मांग बहुत है, राइट। तो ऊर्जा की जब मांग बहुत है तो मांग इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो हमने तीसरा देखा, ठीक है। तो ये विकल्प हमने देखा, 4 विकल्प हमने देखा क्या क्या उपाय है, ठीक है। अब राइटर के द्वारा बताया जाता है, कुछ बताया जाता है, डाटा दिया जाता है। डाटा ये दिया जाता है कि नेचर पत्रिका है उसमें बात किया गया है, विश्व में अनुमान लगाया गया है कि 10% जो व्यक्ति है, 10% जो लोग हैं वो 80% क्या करते हैं, ऊर्जा का खपत करते हैं। 10% लोग दुनिया का 50% ऊर्जा का क्या करते हैं, खपत करते हैं, राइट। जाहिर है कि इससे ऊपरी जो वर्ग है, जो धनी वर्ग है, ऊपर के वर्ग है, वो ज़्यादा खपत करते होंगे, तो ऊपरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खपत करते हैं। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, इस खपत की जो कटौती करनी चाहिए। इस खपत की कटौती को आप कैसे कर सकते हो, तो निजी जो वाहन है उसके उपयोग में खपत का एक प्रमुख स्रोत है। निजी जो वाहन हम लोग करते हैं आजकल, देखो आपके पास ना कुछ हो ना हो लेकिन एक बाइक आप जरूर लेना चाहोगे, लोग एक बाइक लेते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि निजी वाहनों की खपत ज़्यादा होती है, ठीक है। इससे क्या होती है कि पेट्रोल की खपत ज़्यादा होगी और जो चीज़ें होती है वो निर्धारित किया जाता है। तो एक काम करो, इसके लिए जो निजी जो ज़्यादा खपत करने वाले हैं ना उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दो, जो निजी वाहन है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दो, ठीक है। क्या ज़्यादा लगा दो, टैक्स ज़्यादा लगा दो, जिससे कि पेट्रोल का रेट बढ़ जाए। अब ये पेट्रोल का रेट उससे बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, अब बताइए। उसको लीजिए और बस का और मेट्रो सेवा जो चलता है उसका विस्तार कीजिए, उससे टैक्स को अर्जित कीजिए, एक जगह से लाइए, टैक्स को एक जगह से लाइए और दूसरी जगह क्या करिए, उसको लगाइए। जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो पब्लिक जो सर्विस है, ठीक है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे, राइट। ये राइटर के द्वारा बात किया जाता है। अब राइटर के द्वारा बात किया जाता है, दूसरा उपाय बताया जाता है। पहला उपाय तो हमने देख लिया, क्या उपाय देखा,
कि जो इनसे निजी जो क्षेत्र है के वाहन है उन पे ज़्यादा खपत होती है, तो इन पे टैक्स लगाओ भैया, इनका पैसा लीजिए और सेवा क्षेत्र वाले पे लगा दीजिए। ठीक, इसकी तो बात हमने कर लिया। चलिए अब दूसरा की बात करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि सेवा के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, दूसरी उपाय है कि सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पे हम जो बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रही है, तो सबसे ज़्यादा जो खपत होती है ना ऊर्जा का 10 गुना, वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में होती है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को थोड़ा सा हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए, मतलब रोक के हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मेक इन इंडिया के जगह पे हम क्या करेंगे, सॉफ्ट फ्रॉम इंडिया के नारा हमें देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि इससे ईंधन कम होगा। तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ऊर्जा ज़्यादा लगती है, इसको कम करो और सॉफ्टवेयर वाले क्षेत्र पे आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो। अब तीसरा उपाय राइटर के द्वारा बताया जाता है। तीसरा उपाय ये बताया जाता है कि न्यूनतम कवरेज अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसका जो ऊर्जा का जो उपाय है उसमें न्यूनतम जो एवरेज है उसको कम करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बिजली का बल्ब होगा, तो साधारण बल्ब के मुकाबले एलईडी का जो बल्ब है वो कम ऊर्जा खपत करती है, तो उसको उपयोग करिए। स्ट्रीट लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिससे कि आसपास के रोडों पे ही ऊर्जा जल पाए। ठीक है, तो लोग अपने घर के बाहर नहीं जलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करके भी इसको कम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद राइटर के द्वारा बताया जाता है कि अंत में ऊर्जा की खपत को ही हमें कम करना पड़ेगा, जबकि हमें वैकल्पिक तो कुछ ज़्यादा स्रोत नहीं दिख रहा है, हमें ऊर्जा के विकल्प को ही कम करने की बात की जाती है। एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, अमृत सेन, उनका कहना था कि कम खपत में साधु सुखी होते हैं। इनका कहना है कि कम खपत जो करते हो आप, ठीक है, कम खर्चे करके साधु सुखी रहते हैं। लेकिन आधुनिक काल के जो अर्थशास्त्री है, इनका कहना है, आधुनिक जो अर्थशास्त्री है उनका मानना है कि खपत से सुख अर्जित होता है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा खपत करेंगे उतना ज़्यादा सुख अर्जित होता है। देखो, इस कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। पहले के ज़माने में लोग क्या कहते थे, ठीक है, अभी भी लोग कहते हैं कि संतोष करो। संतोष मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति का नाम नहीं। संतोष मतलब होता है कि आप कम खर्च करके भी आप अपने आप को सेटिस्फाइड रखो। आप यदि कम भी पैसा कमाते हो तो कोई बात नहीं, आप उतना में जीना सीखो। ठीक है, लेकिन अभी के रूप में क्या है, हमारे यहाँ पे खपत ज़्यादा करो, मतलब खर्चे ज़्यादा करो। इस खर्च को ज़्यादा करने के लिए आपको चोरी क्यों ना करना पड़े। हमारे यहाँ पे अभी क्या हो गया है कि मोबाइल की चोरी इतनी बढ़ गई है। क्यों चोरी बढ़ गई है? मांग बढ़ गया। हर व्यक्ति को अभी मोबाइल चाहिए, फ़ोन। ठीक है, खपत करते हैं, राइट। तो इसकी अपने सुख को अर्जन करने के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है, अमृत सेन का कहना था कि कम खपत करिए। इसी में ये चीज़ होता है कि आप ऊर्जा को यदि एक लाइट को ही जला के यदि आप घर में थोड़ा सा उजाला है तो सही है। इससे अच्छा क्या है कि मैं 5 लाइट जलाऊँ, राइट। तो राइटर के द्वारा यही बात की जाती है कि आप ना इस जो विकल्प है इसमें कम करिए, अपनी खपत को कम करिए जहाँ से हो सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने एडिटोरियल डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल इस पेज में नहीं है। इस पेज में आज एडिटोरियल नहीं था। देखिए, ये सभी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, इसके लेके एडिटोरियल आ रहा है। तो कुछ नहीं, हम अलग से कभी महिला को लेके जो अच्छा आर्टिकल आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ों को, पॉइंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है एक चीज़ बताई जा रही है निर्मला सीतारमण के द्वारा कि अभी का जो बजट है इस बार का, वो 25 साल का जो क्या है रोड मैप एक तैयार करती है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, वही चीज़ें हमने शेयर बाज़ार को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको अब नहीं करेंगे हम। अब देखिए, भारत और यूएसए के बीच में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग की बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो इससे संबंधित है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आ रही है। इसमें ये आ रही है कि आपस में क्या होगा कि आप जो टेक्नोलॉजी शेयर करोगे, आपस में जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया जाएगा। ठीक है, भारत है जो प्राचीन बसुम कुटुम्बकम जो नारा लगाते थे उससे संबंधित है कि ठीक है, एक धरती एक स्वास्थ्य होना चाहिए, मतलब कि एक धरती एक ही होना चाहिए। और इसमें जितने भी स्वास्थ्य के एक्सपर्ट हैं उनको एक साथ जोड़ के हमें क्या करना चाहिए, लोगों को जीवन को बचाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है कि लोगों को जीवन को बचावा देना। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।